नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक वक्त अमेरिका भारत का अहम स्ट्रेटेजिक और कारोबारी पार्टनर था, लेकिन अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर इस ताने बाने को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। भारत ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। किसानों और एमएसएमईज के हितों से कोई समझौता नहीं करने की बात कही है। इस बीच कई बड़ी ग्लोबल एजेंसियों ने भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को देखते हुए कहा है कि टैरिफ का ज्यादा असर भारत पर नहीं होगा। ऐसे में आज हम इसी विषय को जरा टटोलेंगे कि टैरिफ एक चुनौती है या मौका, और अपने किन कदमों से भारत इससे निपटेगा। जी हां, कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भारत को लेकर अपना बुलिश नजरिया पेश किया है। टैरिफ की चैलेंजेस के बीच भी भारत को मिल रही है मजबूत रेटिंग। एस&पी ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग 18 साल बाद BBB- से बढ़ाकर पॉजिटिव की है। अमेरिकी एजेंसी फिच ने भी भारत पर भरोसा जताया है और क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखी है। एस&पी ने भारत की इकोनॉमी में 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया है, साथ ही आउटलुक भी स्टेबल रखा है। एजेंसियों का कहना है कि टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। भारत की जीडीपी पर 50% अमेरिकी टैरिफ का बेहद मामूली असर पड़ेगा। इसकी बड़ी वजह है मजबूत घरेलू मांग और कम ट्रेड निर्भरता। भारत की लगभग 60% ग्रोथ घरेलू खपत से आती है और यही ग्रोथ को गति देती रहेगी। एजेंसियों का मानना है कि नीतियों में निरंतरता यानी एक कंसिस्टेंसी, मजबूत फंडामेंटल्स और इंफ्रा में बड़े निवेश से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का भरोसा बताता है कि भारत की इकोनॉमी टैरिफ के तूफान से सुरक्षित है? क्या घरेलू खपत ही आने वाले सालों में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी? तात्कालिक चुनौतियां अगर छोड़ दें, क्या रेटिंग अपग्रेड से भारत में विदेशी निवेश का बड़ा दरवाजा खुल जाएगा? क्या और भी इस बास्केट में और भी देश शामिल होंगे? और जो पॉलिसी की एक कंटिन्यूटी है और इंफ्रा में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्या भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की यही गारंटी है या कुछ और भी एक्सपेक्ट देखने होंगे? और क्या भारत अब उभरती अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनने की ओर आगे बढ़ चुका है? क्या इस पर यह मोहर है? इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा में बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ आर.के. विज हैं, प्रेसिडेंट हैं टेक्सटाइल एसोसिएशन के। विज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। डॉक्टर मोनिका है, जानी मानी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। डॉक्टर मोनिका, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो डीके सर, शुरुआत आपसे ही कहूंगा, क्या मान लिया जाए, आमतौर पर एक वक्त था कि जब रेटिंग एजेंसियों के तमाम पर्सपेक्टिव आते थे तो उस पर बड़ी मंथन होता था। यहां पर एक सुर में चीजें नजर आ रही हैं। हालांकि बार बार बात लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गई है, तात्कालिक चुनौतियां तो हैं ही और शुरुआती जो चैलेंजेस हैं वो तो हैं। योर फर्स्ट टेक सर। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और दुनिया की और बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में हम लोग की जो औसत ग्रोथ रेट है, परफॉर्मेंस जो अब तक रही है, वो लगभग ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट से दूर ही रही है। और भविष्य में जो मीडियम टर्म में ग्रोथ फोरकास्ट है, वह भी जो है वो लगभग 6.5% के आसपास है आईएमएफ के अनुसार। हम लोग का अपना अनुमान ये है कि अगर मार्केट एक्सचेंज रेट के टर्म्स में इंडिया की अर्थव्यवस्था की साइज को न देख करके परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखा जाए, और जिसका डेटा भी आईएमएफ से मिलता है और जो इंटरनेशनल डॉलर्स के टर्म्स में 2021 प्राइसेस पर है, तो उसके अनुसार जो भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था की साइज है वो $14.2 ट्रिलियन है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। और अगर हम लोग 6.5 के औसत दर से बढ़ते रहे तो ये बढ़ करके 2038 तक $34.2 ट्रिलियन हो जाएगी। और इनफैक्ट यूएस की इकोनॉमी इस समय 25.7 है इन्हीं कंपैरेटिव टर्म्स में, जो भी बढ़ करके 34.1 हो जाएगी। यानी कि हम लोग
बाई 2038 यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेंगे। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अब दूसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी चीन के बाद। और इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने के कारण बहुत सी पॉजिटिव आर्थिक शक्तियां जो है भारत के फेवर में काम करेगी। सबसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेवरेबल कंडीशन है वो है हम लोग का ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है माँग के प्रतिशत का वो डोमेस्टिक डिमांड पर है। आपने ये बात पहले भी कही कि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है और हम लोग की वन ऑफ द लीस्ट एक्सपोज्ड इकोनॉमी है एक्सपोर्ट्स के तौर पर। तो हालाँकि शॉर्ट टर्म में ये चैलेंज ज़रूर है, लेकिन अगर टैरिफ के जो यही मैं असर कह है रहा था कि ठीक है, नेगेटिव तात्कालिक उनको चुनौतियां जो हैं, कट करने के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, सही-सही नीतियाँ अपनाई जाएँ, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में काफ़ी कम किया जा सकता बिल्कुल। और शायद शायद वो एक एक जो झुकाव था सिर्फ एक देश के प्रति, मतलब वो एक ही बास्केट में सब चीजें रख देना, शायद उस तरफ भी अब थोड़ा आपको लचीलापन देखना होगा और थोड़ा अपने संभावनाओं के द्वार बाकी तरफ भी देखने होंगे। है। राइट। जाहिर सी बात है, टेक्सटाइल एज अ सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है और टैरिफ में थोड़ी भी बेचैनी होती है, तो उसका असर देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं इस सेक्टर को लेकर जो समझना चाहता हूँ विज सर, वो ये है कि क्या अ, तात्कालिक चुनौतियां ज़्यादा हैं और क्या ये जो रेटिंग सुधार है ये इन्वेस्टर या पूरे इस इकोसिस्टम का मनोबल बढ़ाने के लिए फिलहाल काफी है, या अभी तात्कालिक चुनौतियां ज्यादा देख रहे हैं? नमस्कार जी, राम राम। देखो, टुडे आज हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, 140 करोड़ आदमियों की जो डोमेस्टिक मार्केट है, वो 120 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड आज डोमेस्टिक में हो रहा है। और हम जो टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो अराउंड 37 बिलियन डॉलर का कर रहा है, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और गिरिराज जी टेक्सटाइल मिनिस्टर जी ने अभी दिया है कि हमने बाय 2030 जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको 250 यूएस बिलियन डॉलर तक ले जाना है। और वो जाएगा क्योंकि कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, एक आदमी के लिए कपड़ा बहुत जरूरी है। और अब तो डिजाइन इतने बन बन गए हैं कि आगे आदमी 4-5 ड्रेसेस से कंप्लीट हो जाता था, परंतु आज इंटरनल वो उसको 10-10 ड्रेसें चाहिए, सुबह के लिए कुछ और, दोपहर के लिए कुछ और, शाम को कुछ और। हाँ, अब आ जाते हैं ये टैरिफ। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि ट्रंप जी आगे पीछे हो जा रहे हैं, कभी 25%, कभी 30%, कभी 10%, तो 30%। तो हमने सोचा कि बाकी कंट्रियों के बराबर ही लगाएंगे, परंतु वो बाद में उन्होंने जो भी रशियन की ऑयल की वजह से या कुछ किसी भी वजह से उन्होंने 50% किया, वो एक अभी इमीडिएटली चैलेंज है। क्योंकि जब भी कोई आज अमेरिका को हमारा 10.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, तो ये जो एक्सपोर्ट होता है उसको पहले से ही 4-5 महीने पहले से ही ऑर्डर लेने पड़ते हैं बड़े बड़े ब्रांड से। उनका रॉ मटेरियल हमें तैयार करना पड़ता है, मशीनें वैसे सेट करनी पड़ती हैं, प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो ये जो 4-5 महीने का जो एक गैप आ जाएगा, वो डिफिकल्ट है। क्योंकि आज ये पानीपत मार्केट बहुत बड़ी है, लुधियाना मार्केट बहुत बड़ी है, सूरत मार्केट बहुत बड़ी, एनसीआर में गारमेंट, एनसीआर में और एम्ब्रॉयडरी का काम इतना होता है, एनसीआर में भदोई में कारपेट का काम होता है, तिरुपुर में गारमेंट का काम होता है। तो ये जो एकदम ये टैरिफ लग गया, इस पे 4-5 महीने तो हमें डिफिकल्टी होगी कि हम किस तरफ जाएं। रास्ते तो हम निकाल ही लेंगे। अब क्या है कि जैसे तिरुपुर में है, अब वो 30-40% जो मशीनें हैं बंद रखें, चलाएं, किस पे चलाएं, एकदम और तो ये जो शुरुआती चर्चा रही है विज हाँ सर आपसे, या जी फिर लगातार जिस तरह से हम चीजें देख रहे हैं, डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं, वो यही है कि शुरुआती दौर में आपको माने या ना माने चैलेंजेस तो होंगे। डॉक्टर मोनिका, ये जो रेटिंग एजेंसियों के तमाम
एक पॉजिटिव सुधार हैं, ये जो अपग्रेडेशन है, इसे आप इसके संकेत क्या निकाले जाएं? और जो 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है, मतलब इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, अगर पिछले 25 सालों से हम देखें भारत को लेकर के पूरे अमेरिका में एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्ट जो है विचार रहा है। शुरू से ही जब हमारे पास 1998 में भी सैंक्शंस जब लगे थे, तो यही एक बात उस समय भी उठी थी कि भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ आप रिश्ते जो है वो खराब नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में आज सबसे बड़ी मिडिल क्लास, सबसे बड़ा अगर हम मार्केट देखें तो वो इंडिया में है। फिर अगर हम देखें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट हम बन गए हैं, तो वो भी इंडिया ही है। आज 4 ट्रिलियन की हमारी नॉमिनल जीडीपी है, लेकिन वही हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है आगे आने वाले समय में, खासतौर पे आगे आने वाले दशक में जो अगर हम देखें तो 15 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जो है मैं उसे जाती हुई देखती हूँ। तो ये रेटिंग एजेंसीज भी इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि आज पूरे विश्व में जहां डिमांड एकदम कम हो गई है, या और देशों में अगर आप ग्रोथ की रेट को देखें 2%, चाइना में डेमोग्राफी नहीं बची, जापान में डेमोग्राफी नहीं बची, आज वहां पर लेबर जो है इतना महंगी हो गई है। भारत में आज लेबर भी सस्ती है, और लेबर के साथ साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि जहां लेबर सस्ती है वहीं एक मार्केट ऑलरेडी तैयार है, और हर तरीके की प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट तैयार है। आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में कहीं इतना एक्साइटमेंट होगा जितना आईफोन को लेकर के भारत में है। तो और आयरॉनिकली एप्पल जो है, आईफोन जो है वो एक अमेरिकन ब्रांड भले ही हो, लेकिन बनने के लिए आज आईफोन 17 की बहुत बड़ी रेंज जो है वो भारत में तैयार की जाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं भारत को लेकर के लगातार उठती रही हैं। पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कैसे भारत को केवल यही रेटिंग एजेंसी नहीं, बल्कि विश्व स्तर पे अगर आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की आप रिपोर्ट उठाइए, आप किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट से बात करिए, ट्रम्प कहते हैं इंडिया डेड इकोनॉमी है, लेकिन ट्रम्प की ही बहुत सारे कॉर्पोरेट अमेरिका के लीडर्स जो हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। कल ही व्हाइट हाउस का कल ही हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है उनकी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का जो है एक पोस्ट शेयर करा है, और वहां उन्होंने भी यही कहा है कि भारत के साथ कृपया आप रिश्ते मजबूत रखिए, मत लड़िए, क्योंकि भारत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक देश है। तो इकोनॉमिकली देख लीजिए, आप स्ट्रेटेजिकली देख लीजिए। मैं क्योंकि आयात से संबंध रखती हूँ, तो केवल इकोनॉमिक्स ही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी समझाऊं तो ये बात बिल्कुल जरूरी है कि अगर चीन इस आज डिमांड नहीं है चीन में उतनी, या चीन की जो इकोनॉमी है स्लो डाउन कर गई है, लेकिन वो भारत ही है जहाँ पे अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। चाहे आप इंडो पैसिफिक के उसमें आप लेकर के देखें, चाहे आप एशिया के थिएटर में देखें, और इनफैक्ट वर्ल्ड पावर्स में भी टॉप 5 अगर आप देखें तो आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। तो जिस तरह से मुझसे पहले भी पैनलिस्ट ने कहा, वजह और है आपने भी कि ये भारत बहुत इस अच्छे बार से अपने हितों से जो ना समझौता करने की या नेगोशिएटिंग टेबल पर जो स्थितियां हैं उनको ना मानने की इस तरह की मजबूत स्थिति में है। लेकिन थोड़ा सा एक और पहलू समझना होगा। पूजा मेहरा, जानी मानी इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूजा, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में जुड़ने के लिए। क्या रेटिंग एजेंसियों के इस अनुमान से ही सब कुछ बेहतर मान लिया जाए, या आपको लगता है कि ट्रंप जिस तरह का नेगोशिएशन चाहते थे, मतलब पहले तो यही हो रहा था कि चलो भाई हम पे कम टैरिफ लगा, लेकिन अब तो वो स्थिति आ गई है कि भाई जो अतिरिक्त लगाया है उसमें कितनी नरमी मिल जाए, उसके बावजूद ये बार तो बढ़ ही रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। जब तो पहले अप्रैल के अंदर लिस्ट आई थी किस देश पे कितना टैरिफ लगेगा, उस टाइम पे हम ये सोच के बहुत खुश हो रहे थे कि बाकी देशों से हमारा टैरिफ कम है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये जरिया बनेगा विकसित भारत बनने का। आज जब वो नहीं साबित हुआ है और उससे थोड़ा सा अलग हो गया है, तो हम फिर वही दोहरा रहे हैं कि हमको इस एक्स्ट्रा ट्रेड की जरूरत नहीं थी, हम ट्रेड पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम ऐसे ही विकसित भारत बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये अप्रोच ठीक है। ना इंडिया डेड इकोनॉमी है जो कि ट्रम्प ने कहा, वो भी बिल्कुल गलत है, और रेटिंग एजेंसीज ने जो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया है वो भी ठीक है। लेकिन ये जो एक हम डिनायल में आ जाते हैं हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और हम ऐसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जैसे ये कोई गिवन है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और एक वर्ल्ड लीडर बन जाएगी। ये इतना आसान नहीं है। ये बात सही है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और अच्छे से ग्रो कर रही है,
फास्टेस्ट रेट पे, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए और 8 to 9% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ लाने के लिए, जिसके बिना हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं 2047 तक, उसको करने के लिए अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स बाकी हैं जो कि पिछले 10-15 सालों से बाकी हैं। तो ये जो एक हमारा एटीट्यूड हर बार हो जाता है कि हमारी तो किस्मत नहीं है, हमारी डेस्टिनी ये है कि हम बहुत अच्छी इकोनॉमी बन जाएंगे, ये अप्रोच मुझे नहीं लगता हमें लेना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और शायद ये इससे भी पता चलता है कि जो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी आ रही थी, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जब ये कहा जा रहा था कि चाइना से बाहर थोड़ी सी बनेंगी, उसमें आपने देखा कि वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, ये सारे, थाईलैंड, ये सारी जो कंट्रीज हैं इंडिया से आगे निकल गए। हम लोगों को, हमारे पास वो सारी वैल्यू चेन्स नहीं वैसे आई, सिर्फ वो हमारे पास प्रोडक्शन आए, जैसे कि आईफोन्स की, जिसमें हम बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हम टैक्स पे का पैसा एप्पल जितनी बड़ी, मजबूत और प्रॉफिटेबल कंपनी को दे रहे हैं, तब जाके उन्होंने जो है भारत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने वेंडर्स के थ्रू लगवाना के बारे में सोचा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोच के बहुत दुखी हो जाना चाहिए कि इस टाइम पे एक ट्रेड के टैरिफ्स की वजह से ट्रेड के ऊपर एक जो है, जैसे कह सकते हैं, डार्क क्लाउड्स डेफिनेटली आए हैं। और लेकिन ये एटीट्यूड रखना कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमारी डेस्टिनी में ही है कि हम 8-9% ग्रोथ करके 1947 एक रियलिटी चेक भी जरूरी है, और अगर फर्क नहीं पड़ता तो शायद इस तरह की चर्चा हर तरफ नहीं हो रही होती। जाहिर सी बात है कि हम ट्रेड डील में हमने इतनी मेहनत नहीं डाली होती, हमने कितनी ज्यादा मेहनत डाली है ट्रेड डील को सफल करने। बिल्कुल, और शायद हम सबसे शुरुआती देशों में थे जिन्होंने बातचीत, इन सब के पीछे इसके रिपरकशन को लेकर भी हमने अपना लचीलापन रखा हुआ था। सोचिए, उसके बावजूद, खैर ट्रंप तो अपने अलाइज तक को नहीं बख्शते हैं, वो बाकी चीजें भी हमें देखनी होंगी। डीके सर, केवल परचेजिंग पावर हमारी अच्छी है, हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आकर्षित कर रहे हैं निवेशकों को, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि एक हमारी जो स्ट्रेटजी रही है कि हम कई बार एक देश के प्रति झुकाव नजर आते हैं, फिर उस देश का लीडर जब बदलता है तो उस लीडर पे भी बहुत कुछ डिपेंड हो जाता है। हमने बाइडेन के युग, क्या हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं, क्या हमें जो अपने कारोबारी रिश्ते हैं, हमारे अपनी विदेश नीति है, शायद इन सभी को और ज्यादा अब कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करना होगा? संदेह नहीं है, हम लोगों को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस नए जनरेशन के रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, और उसमें इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की वेकअप कॉल है कि अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स को लाना तुरंत जरूरी है। उसमें 1-2 स्टेप्स तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिए हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो नेक्स्ट स्टेज है, उसको रेट रैशनलाइजेशन के साथ और कंप्लायंस कॉस्ट को कम करने के साथ साथ लाया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग को स्ट्रैटेजिक टर्म्स में एक्सपोर्ट को काफी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिपेंडेंस पिछले दिनों में यूएस एक्सपोर्ट के ऊपर बढ़ी थी, वो जो है अब घातक सिद्ध हुई है। इसलिए हम लोग को एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इस डायरेक्शन में एक्चुअली काफी काम शुरू हो चुका है, कई ट्रेड एग्रीमेंट्स बन चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो अगले 1-2 महीने में लागू भी हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। साथ साथ इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस है, पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट्स का, इसमें हम लोग को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर स्ट्रैटेजी को भी एक्सेलरेट करना होगा। और डोमेस्टिक कंजम्पशन हालांकि स्ट्रांग है, लेकिन उस डोमेस्टिक कंजम्पशन को बैक करने के लिए ओवरऑल डिमांड, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भागीदारी भी जरूरी है, उसको भी बढ़ाना जरूरी होगा, उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी होगा।
तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से नया अवसर आ गया है। जो स्ट्रैटेजी को एक बदलेगा। बातचीत इसकी पृष्ठभूमि में होती रहनी चाहिए, जो एक डायलॉग होना चाहिए, जो कूटनीति होनी चाहिए, वो भी साइमल्टेनियसली चलती रही, वो बहुत आवश्यक है। समय कम है, फटाफट से अपने बाकी मेहमानों के पास हम चलते हैं। विज सर, हमें बताइए कि फिलहाल हम जो तात्कालिक चुनौतियां देख रहे हैं वो तात्कालिक ही हैं, लॉन्ग टर्म में भी आप कुछ सुधार चाहते हैं? हम अपॉर्चुनिटी मानते हुए जो जैसे अब इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, कॉटन पे 11% कस्टम ड्यूटी हटाई है, जो पहले 40 दिन के लिए थी, उसको फिर इन्होंने दिसंबर तक कर दिया है। तो इसी तरह कॉटन और मैनमेड फाइबर भी है, तो गवर्नमेंट को मैनमेड फाइबर का भी जो रॉ मटेरियल है पीटीए एमईजी, उस पर भी 5% कस्टम ड्यूटी है, वो भी दिसंबर तक हटा देनी चाहिए, क्योंकि मैनमेड और कॉटन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फाइबर है, दोनों मिलके चलते हैं। और पीटीए एमईजी शॉर्ट सप्लाई है इंडिया में, एक तो वो करे। सेकंड थिंग, जो जीएसटी रिफॉर्म टेक्सटाइल में बहुत जरूरी है, जो हम पूरे 7 साल से वेट कर रहे थे, हम ये चाहते हैं ऑल फाइबर, कॉटन, विस्कस फाइबर और मैनमेड फाइबर, ये सारे एक जीएसटी रेट होना चाहिए, और वो जीएसटी रेट रॉ मटेरियल से होना चाहिए, कोई इन्वर्शन नहीं होना चाहिए। अभी जैसे जीएसटी पीटीएमईजी पे 18 है, फाइबर यान पे 12 है, उस पे 5 है, ये सारा एक ही जीएसटी रेट होना चाहिए। और यूके में जो हमारा एफटीए हो गया उसको दिसंबर तक पूरा कर दें। और हमारे, क्योंकि इसमें एमएसएमईज हैं, टेक्सटाइल में लेबर ओरिएंटेड है, आज 30-40 लाख लेबर अफेक्टेड को रोकने के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो नए नए अपने ट्रेड चालू करना चाहते हैं, जो नए स्टार्टअप आते हैं, उन जब वो एक सामान खरीदते हैं और बेचते हैं सेम जीएसटी रेट पे, परंतु वो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग करने के लिए उनका जो सर्विसेज हैं, जैसे लॉजिस्टिक है, पैकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, उसका जीएसटी उनको इन्वर्टेड जो हो जाता है वो मिलता करने की नहीं है, आवश्यकता है। वो बुक्स में पड़ा डॉक्टर रहता मोनिका, है। मेरे पास समय कम है। डॉक्टर मोनिका, हमें जरा बताइए कि बिना जो अमेरिका के फिनेंस मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, उनके उस खास हिस्से की जिसमें उन्होंने चर्चा की कि रूस के साथ जो कारोबारी रिश्ते या तेल खरीदने को लेकर जो तमाम बातें रहीं, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान किया। आपको लगता है कि ये मतलब यहां अटकी हुई है बात? शायद भारत को एक नए स्तर पे, मतलब वो एक दौर ऐसा था जब भारत अपनी विदेश नीति में एक लचीलापन रखे हुए था। डॉक्टर मोनिका, अनम्यूट कर लें अपने आप को। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि रूस के साथ जो हमने तेल की खरीदारी करी है उसको लेकर के बहुत लंबे समय से एक बवाल चला आ रहा है। लेकिन ये बात मोदी जी ने भी और जयशंकर जी ने भी साफ कर दी है कि ये तेल को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने भारत को खुद कहा था, और उसका कारण ये था कि ग्लोबली ऑयल के जो प्राइस है उनको स्टेबलाइज करने में भारत ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और इसीलिए इस तरह का तेल अगर हम खरीद रहे थे तो केवल भारत को तो इससे फायदा नहीं हो रहा था, इसको रिफाइन करके जब ये बेचा जा रहा है तो यूरोप भी इसका फायदा उठा रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो जयशंकर जी ने और मोदी जी ने वैसे ही पहले ही काफी अच्छी तरीके से जो है उन्होंने साफ कर दी है। और अभी उन्होंने, स्कॉट बेसेंट ने एक चीज और कही कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन जो हमारे रिश्ते जो है वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि स्कॉट बेसेंट को भी एक चीज समझनी होगी कि इस तरह का होपफुल होना, ऑप्टिमिस्ट होना एक बात है, लेकिन साथ ही साथ भारत जैसे एक अलाय को आप बार बार जो है धमकियां देते रहते हैं, और ये बाइडेन के समय से चला आ रहा है। इसी सवाल के साथ मैं आखिरी सवाल के साथ पूजा आपके पास आऊंगा। ये सारी चीज, मतलब एक तरफ तो ठीक है, रेटिंग एजेंसियां जो हैं उनकी ओर से एक पॉजिटिव अप्रोच, स्कॉट बेसेंट का, इन सारी चीजों की टाइमिंग क्या बताती है कि बैकडोर कुछ ना कुछ ऐसा, एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है आपको, संभावनाएं नजर आ रही हैं? बहुत होपफुल हूँ कि कुछ समय में, अगर इमीडिएटली नहीं भी होता है तो कुछ समय में जो है ये जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ का पेनल्टी और 25% जो रशियन ऑयल का जो पेनल्टी टैरिफ है, ये जो है कम होगा, मुझे ऐसे लगता है। चाहे जल्दी हो चाहे थोड़ा समय लगे, पर ये होगा। और स्कॉट बेसेंट ने जो कहा है उससे भी मालूम चलता है कि जो चैनल्स हैं, बैकडोर चैनल्स अभी खुले हुए हैं,
इसमें जैसे मेरे से पहले भी कहा गया कि कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, ये करी गई है। इसमें यूएस कॉटन फार्मर्स जो है, यूएस से इंडिया में आता है रॉ कॉटन, तो धीरे धीरे विदाउट द डील, जैसे हमने फरवरी में ही पहले विस्की में टैरिफ कम किया, मोटरसाइकिल्स में टैरिफ कम किया, तो धीरे धीरे हम लोग जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, मुझे लगता है इससे जो है ट्रम्प को थोड़ा सॉफ्टन हो जाएंगे। मुझे बस इतना लगता है कि अगर जो हमारे सरकार के स्पोक्सपर्सन हैं वो थोड़ा सा इतना ना बोले जितना वो जैसे वो कह रहे हैं, तो ये और जल्दी हो सकता है। और शायद वो एक चीज भी है कि कई बार बहुत ज्यादा वोकल हो जाना भी, मतलब चूंकि उससे अलग अलग तरह के नैरेटिव और बाकी चीजें, बिल्कुल सही कहा आपने, वैलिड पॉइंट। मेरे पास इतना ही समय है इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन बड़ी अच्छी चर्चा रही। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीके सर, विद सर, इसके अलावा डॉक्टर मोनिका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने तमाम इंसाइट्स रखने के लिए। फिलहाल इस शो में यानी स्वदेश विशेष